Good morning, students, and welcome back. Let's start with our chapter. We were discussing the French Revolution. Till date, we have in the last lectures we have completed the outbreak of revolution and how the France becomes a constitutional monarchy. Last lecture में मैंने बताया था कि किस तरह से फ्रांस जो है constitutional monarchy के तौर पे establish हो गया था. Okay, so टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. अब देखिए क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन मैंने कहा फेज चल रहा है. जब मैंने बताया कि फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है तो उस वक्त भी रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है. फ्रांस में रेवोल्यूशन कई फेजेस में हुई है. सबसे पहले तो ये था किंग के अगेंस्ट थर्ड स्टेट के और के लोगों ने जो है वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के प्रिविलेजेस के अगेंस्ट रेवोल्यूशन किया. बॉस्टील का इवेंट हुआ, फिर किंग ने जो है साइन कर दिया डॉक्यूमेंट पे 4 अगस्त 1789 को सारे प्रिविलेजेस बंद कर दिए गए. 20 जून को टेनिस कोर्ट ओथ ली कि जो है हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे. कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश हो गई. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस तरह से थी कि उसमें फ्रांस का जो राजा था वो उसके पास पावर लिमिटेड थी और नेशनल असेंबली जो है वो मेजर रोल प्ले कर रही थी. ठीक है, तो मैनी थिंग्स वर देयर. तो यहीं से हम अपना पॉइंट स्टार्ट करेंगे. जो अब हमें पढ़ना है वो पढ़ना है किस तरह फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से कम्प्लीटली रिपब्लिक मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इस ये बना. किस तरह से बना कि 1791 में हमें पता है फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को डिक्लेयर कर दिया गया था. जो भी नेशनल असेंबली जो नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का प्रोविजन था. नहीं अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो पुराना वीडियो जाके देखो, उसमें डाला हुआ है. ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या हुआ कि किंग लुई 16 के पास जो है लिमिटेड पावर हो गई. उसकी जो पावर्स थी उसके पास वीटो पावर थी, सस्पेंसरी वीटो था, बट तब भी नेशनल असेंबली उसको बाईपास करके लॉ बना सकती थी. अब इस सिचुएशन से क्या देखो, फ्रांस जिस समय फ्रांस में रेवोल्यूशन हुई, ऑल्दो उस वक्त तक अमेरिका जो था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे इस्टेब्लिश हो गया था, बट यूरोप का उस वक्त जो एक लार्जर एरिया है, अगर हम ग्रेट ब्रिटेन को छोड़ दें तो जो लार्जर एरिया है वो अभी भी पुरानी तरह की मोनार्की सिस्टम पे ही चलता था. जैसे कि ऑस्ट्रिया जो था उसके और फ्रांस के रिलेशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी थे. वो इसलिए थे क्योंकि जो लुई 16 की जो वाइफ थी मैरी एंटोनेट, शी वॉज द सिस्टर ऑफ, शी बिलोंग्स टू द ऑस्ट्रियन डायनेस्टी. ठीक है, वो ऑस्ट्रियन रॉयल फैमिली को बिलोंग करती थी. और बेल्जियम का राजा था राजा लियोपोल्ड, उसकी सिस्टर भी थी रिलेशन में. ऑलराइट, तो फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या हुआ कि सबसे पहले जो फ्रांस के नेबर किंगडम थे जहाँ पे एब्सोल्यूट पुराने मॉडल के राजा का शासन था वो थे प्रशिया जो है ये पुराना नाम है किसका, जर्मनी का. जर्मन एम्पायर ही बाद में जब यूनिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, क्लास 10th में, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. ठीक है, तो प्रशिया उस किंगडम था, जर्मनी का जो एक किंगडम था. ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया. ठीक है, ये दोनों यूरोपियन किंगडम्स थे. और ये क्या थे, इनको चिंता होने लगी किससे, डेवलपमेंट हुए फ्रांस से, क्योंकि इनको ये लगता था कि तो फ्रांस के नेबर किंगडम्स थे. इनको ये लगा कि फ्रांस में जिस हिसाब से रेवोल्यूशन फैली है, इस बात की क्या गारंटी है कि ये रेवोल्यूशनरी आइडिया हमारी कंट्री में भी ना फैले. ठीक है, ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था उसने तो फ्रांस के जितने मैटर नहीं उसका नाम था, उसने फ्रांस के जितने भी विचार थे वो यहाँ ना पहुँचे, रेवोल्यूशनरी आइडिया उसकी कंट्री में ना पहुँचे, उसको करने के लिए हर तरह की बुक पे बैन लगा दिया था उसने. ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे इस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में. तो ये है कि ये दोनों ही किंगडम्स को इसलिए चिंता होने लगी क्योंकि ये किंगडम्स ही फ्रांस की तरह एक एब्सोल्यूट मोनार्की के तौर के मॉडल पे काम करते हैं. राजा ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है, लेकिन फ्रांस में अब राजा के पास पावर नहीं रह गई. लोगों ने विरोध करके राजशाही मोनार्की को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट किया. तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया को लगता था कि अगर ऐसे ही आइडियाज से हम, क्योंकि देखो जो समस्याएं, ऐसा नहीं कि फ्रांस के लोगों की जो आम लोगों की समस्याएं हैं वो प्रशिया और ऑस्ट्रिया में किंगडम में सब खुशी से रहे, नहीं, उनको भी इसी तरह की जो है की समस्याएं झेलनी पड़ती थी. ठीक है, तो इसका मतलब फ्रांस के जो नेबर किंगडम थे प्रशिया और ऑस्ट्रिया के, इनको इस बात की चिंता थी कि अगर हमारे वहाँ भी की जनता ने भी इस तरह से विरोध कर दिया फ्रांस के रेवोल्यूशनरी आइडियाज से प्रेरित होकर के, तो हम क्या करेंगे. ठीक, दूसरी बात कहीं ना कहीं इनकी सिंपैथी भी थी लुई 16 के साथ. तो ये चाहते थे कि दोबारा से उसको उसकी जो पुराना स्टेटस था किंग का, एक पावरफुल किंग का, वो दिलाया जाए. फैमिली रिलेशंस तो थे ही थे. एक तीसरा इशू ये भी था, बहुत सारे रीजंस थे, एक तीसरा इशू ये भी था कि फ्रांस में जो रेवोल्यूशनरी जो लोग आइडियाज़ जो थे वो रेवोल्यूशन को फ्रांस के बाहर भी फैलाने की बात करने लगे थे. ठीक है, जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया पढ़ेंगे, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, तो उसमें यही था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का आइडिया, यहाँ तक कि फ्रेंच रेवोल्यूशन उस वक्त के टाइम पे इतनी पॉपुलर रेवोल्यूशन थी कि अभी आगे चल के जैकोबिन क्लब के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमारे वहाँ भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत जो इफेक्टेड हुए थे. राजा राममोहन राय वॉज वेरी डीपली इम्प्रेस्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन. ठीक है, और उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस आइडिया से हमारे वहाँ भी उस वक्त जो है 1789 के, क्योंकि हम उस वक्त ब्रिटिश रूल के जो है अंडर आ चुके थे. ठीक है, तो 1789 की उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा हमारे वहाँ भी क्या हुआ, लोगों ने क्या करना शुरू किया,
उस आइडिया से इफेक्ट हुए। टीपू सुल्तान वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडिया, यहाँ तक कि वो जैकोबिन क्लब, आगे पढ़ोगे क्या होता है वो, उसका मेंबर भी बना था वो। ठीक है, इसी लेक्चर में आगे कवर करेंगे जैकोबिन क्लब को। तो सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रांस अबॉलिश मोनार्की बिकम्स अ रिपब्लिक। तो हमें अब तक रिवीजन जो हमने किया, हमें चल गया पता कि बैकग्राउंड क्या था, कि 1791 में फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुका था और किंग लुई 16 के पास लिमिटेड पावर थी। इस बात से प्रशिया और ऑस्ट्रिया के जो नेबर किंगडम थे फ्रांस के, वो चिंता में थे। ठीक है, तो इससे फ्रांस की जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे उनके और ऑस्ट्रिया और प्रशिया के किंगडम्स के बीच में टेंशन बढ़ने लगी। ठीक, इसका रिजल्ट क्या हुआ कि रेवोल्यूशनरी वॉर्स, क्या रिजल्ट हुआ इसका, रेवोल्यूशनरी वॉर्स। जो नेशनल असेंबली थी, ठीक, अब किंग लुइस जो था ना, वो सीक्रेट तरीके से जो है 1789 के जब से रेवोल्यूशन हुई थी उसी के टाइम से क्या कर रहा था, प्रशिया और ऑस्ट्रिया के किंगडम्स के साथ गुप्त जो है वो उसकी बातचीत चल रही थी, सीक्रेट उसके जो है कॉन्टैक्ट उनके साथ चल रहे थे कि भाई आप मेरे को मिलिट्री एड प्रोवाइड कराइए और मैं इस मिलिट्री एड का यूज़ करके क्या करूँगा, कहीं ना कहीं जो है दोबारा से फ्रांस में पुरानी जैसी सिचुएशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करूँगा। ठीक, बट इस बात की भनक जब नेशनल असेंबली को लगी, नेशनल असेंबली क्या है, फ्रांस की पार्लियामेंट की तरह की जो है एक पावर है मेन, पहले स्टेटस जनरल नाम था, इसने अप्रैल 1792 में एक वोट किया। किस पे वोट किया कि दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन्होंने ये कहा नेशनल असेंबली ने कि भाई जो ये प्रशिया और ऑस्ट्रिया हैं ये फ्रांस के रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, दे आर अगेंस्ट द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इससे पहले ये हम पे अटैक करें, हम ही इन पे अटैक कर देते हैं। अटैक्स भी, इस अटैक में ना बहुत सारे लोग दूर दूर से जो है लोग इसमें जो है इस में पार्टिसिपेट करने आए अपनी इच्छा से, क्योंकि उस वक्त देखो फ्रांस में जो कॉमन आदमी था वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड था, उसको लगता था कि रेवोल्यूशन के बाद उसका जो एक आइडियल जो कंट्री है जहाँ पे इक्वालिटी है, सब चीज़ है, वो चीज़ जो है क्या होगी, स्टैब्लिश होगी। तो दे वांटेड टू पार्टिसिपेट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ऑलराइट, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन लोगों ने जो है दूर दूर से लोग आकर के इसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो फ्रांस में जो मैप जो आप देखोगे तो फ्रांस में एक जगह है, इसको मैप जब प्रैक्टिस कराएंगे इस चैप्टर की तब मैप में आपको बताऊंगा कि फ्रांस में एक जो है जगह है जिसका नाम है मर्सलीज, आज भी ये जगह है। ठीक है, दिस प्लेस इज नोन एज मर्सलीज। तो मर्सलीज में क्या था कि मर्सलीज से जो लोग आते थे ना वो एक सॉन्ग गाते थे, ये रेवोल्यूशनरी वॉर में जाने का सॉन्ग था, जब लोग युद्ध लड़ने जाते थे तो दो यूज्ड टू सिंग दी सॉन्ग। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं मर्सलीज। मर्सलीज क्या थी, एक जगह थी फ्रांस में। ठीक है, और यहाँ से आने वाले एक सॉन्ग गाते थे मर्सिलिया। ठीक, ये सॉन्ग आज की तारीख में क्या है, फ्रांस का नेशनल एंथम है, ये इट इज द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। ठीक, तो हुआ क्या बेसिकली, हम क्या समझ गए कि भाई नेशनल असेंबली ने जो वोटिंग करी है उस वोटिंग के बाद क्या हुआ कि सबसे पहली बात तो अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली के वोट के बाद डिक्लेयर कर दी गई वॉर। वॉर किस पर डिक्लेयर कर दी गई, वॉर डिक्लेयर कर दी गई ऑस्ट्रिया और प्रशिया पे। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दी गई। दूसरी बात, जो रेवोल्यूशनरी वॉर थी इसमें जो है मैंने बताया लोग आते थे तो ये एक सॉन्ग गाते थे, मर्सिलीज जो है, मर्सिलिया एक सॉन्ग था इसका नाम। ठीक है, मर्सिलिया एक्चुअली जगह है, मर्सिलीज क्या है, जगह है। तो वहाँ से आने वाले जो लोग थे ये मार्शलीज जो है ये सॉन्ग गाते थे, तो ये सॉन्ग रेवोल्यूशन के गाने के तौर पर फेमस हो गया। ठीक है, ये गाना जो कंपोज किया था, ये पूछा जाता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट है, इसको गाने को कंपोज करने वाला जो पोएट था उनका नाम था रॉजेट डी लायल। रॉजेट, ठीक है, फ्रेंच नेम है, इसके सुनने में लगेगा फ्रॉजेट डे लायल। ठीक, फ्रॉजेट डे लायल जो है ये ही वॉज द कंपोजर ऑफ मर्सिलीज सॉन्ग, और ये मर्सिलीज बाद में क्या बना, फ्रेंच नेशनल। तो ये पूरे जगह जगह से जो है लोग आते थे और इस गाने को गाते, पेट्रियोटिक सॉन्ग था ये, क्या था, इट वॉज अ पेट्रियोटिक सॉन्ग। इस सॉन्ग को गाते गाते पेरिस में इकट्ठा हो जाते थे। ठीक है, और वहाँ से रेवोल्यूशनरी वॉर लड़ने के लिए जो है प्रशिया और उसके अगेंस्ट जाते थे। ठीक, तो ये जो है रेवोल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हुई। बट रेवोल्यूशनरी वॉर से क्या हुआ, एक दूसरी चीज़ क्रिएट हो गई। फ्रांस में रेवोल्यूशनरी वॉर के चलते इकोनॉमिक क्राइसिस आई। भाई देखो, जब सिंपल सी बात है, एक देश युद्ध में लगा रहेगा तो वहाँ पे जो है क्या होती है, महंगाई बढ़ती है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाती है। ठीक, अब फ्रांस में रेवोल्यूशनरी वॉर के दो इम्पैक्ट हुए जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कभी पूछते हैं कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ, एक तो ये कि जो पुरुष थे वो मोस्टली लड़ने चले गए थे, तो क्या हुआ कि विमेंस को मौका मिला कि जो है वो जो है मेन उसमें आकर के अर्निंग एंड लिविंग का काम जो है कौन करें, विमेन करें। ठीक है, तो हुआ क्या कि व्हेन द मैन वर फाइटिंग, तो व्हाट हैपेंड, बिकॉज मोस्टली मैन्स वर फाइटिंग इन द फ्रंट, विमेन गेट्स दी
अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन प्लेस ऑफ मैन। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हुई, फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हुई। तो इकोनॉमिक क्राइसिस से क्या हुआ, सबसे ज़्यादा कौन इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है पुअर सेक्शन। अब ये जो पुअर सेक्शन था ना, इस पुअर सेक्शन को अगर आप फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे 1798 में ना, उसमें वोटिंग राइट मिले थे, नहीं मिले थे, क्योंकि भाई 3 दिन के इक्वल जो वो देगा उसी को जो है, वेज के इक्वल जो है इनकम टैक्स भरेगा, उसी को जो है अधिकार था वोटिंग लेने का। तो ये पुअर सेक्शन जो है कहीं ना कहीं नाराज़ हो गया किससे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम से। इनका ये डिमांड था कि भाई रेवोल्यूशन नीड टू बी कैरीड फर्दर। इन्होंने क्या कहा, दैट रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर। भाई जो है इसको रेवोल्यूशन को और आगे ले जाने की ज़रूरत है, इतने पे ही हमने नहीं रुकना है। इस सोसाइटी में परफेक्ट इक्वालिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जो मोनार्की सिस्टम है, जो ये अमीर गरीब का सिस्टम है, इसको पूरी तरह से ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इस तरह के आइडियाज़ को जो है प्रमोट करने के लिए क्या होने लगा, फ्रांस में तीसरा जो इम्पैक्ट हुआ रेवोल्यूशनरी वॉर्स का, कि पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। क्या बनने लगे, पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे। ठीक, और इसी पॉलिटिकल क्लब में से एक इम्पॉर्टेंट क्लब था जैकोबिन क्लब, जिसने क्या शुरू किया, जिसने इस रेवोल्यूशन के आइडिया को स्टार्ट किया कि भाई फ्रांस में रेवोल्यूशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जो रेवोल्यूशन 1791 की हुई, उससे क्या हुआ कि जो रिच सेक्शन है सोसाइटी का, ठीक है, रिच सेक्शन ने क्या कर लिया है, रेवोल्यूशन को हाईजैक कर लिया है। और इस रेवोल्यूशन से सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या हुआ, इन्हीं को हुआ है, जबकि रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था, आम लोगों का था। तो उन्होंने कहा भाई हम तो अभी भी जो है वैसे ही गरीब है जैसे हम पहले थे। ठीक, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो मन था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाले सिस्टम से दे वर नॉट हैप्पी। क्यों, क्योंकि ये बात सही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नेशनल असेंबली के आने से किंग लुई 16 हट गया था, उसकी पावर कम हो गई थी, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट की पावर में कम आ गई थी। लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट का स्थान किसने ले लिया, उनकी जगह किसने ले ली, उनकी जगह ले ली सोसाइटी के अमीर लोगों ने। तो गरीब लोगों की समस्याएं वैसी ही बनी रही जैसे पहले थी। ठीक है, हालांकि उनके टैक्स कम कर दिए गए थे, उनके जो है राइट्स बढ़ा दिए गए थे, बट उसके बावजूद उनके पास वोटिंग राइट्स तो था नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई, वोटिंग राइट होता है कि अपनी गवर्नमेंट खुद चुने। तो उनका ये मानना था कि अभी भी जो है ये अमीर लोग अपने हिसाब से देश चला रहे हैं, अपने हिसाब से गवर्नमेंट चला रहे हैं, क्योंकि इनके पास वोटिंग राइट भी इन्हीं के पास है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो फ्रांस के अंदर धीरे धीरे ये डिमांड बढ़ने लगी। जिस वक्त फ्रांस रेवोल्यूशनरी वॉर में उलझा हुआ था ऑस्ट्रिया और रशिया से, उससे जो हमारे फ्रांस में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, उससे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये डिमांड बढ़ने लगी कि भाई फ्रांस में अभी रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुई है, वी हैव टू कैरी दिस रेवोल्यूशन फर्दर। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या आया, पॉलिटिकल क्लब्स। अब पॉलिटिकल क्लब्स में हम किसको स्टडी करेंगे, जैकोबिन्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जैकोबिन क्लब का जो फाउंडर था, मेन जो लीडर था, वो थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। 1791 तक देखो जो जैकोबिन क्लब था ना, वो थोड़ा लिबरल था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के आइडिया को सपोर्ट करता था। बट 1791 के बाद इस क्लब में भी 2 हिस्से हो गए। एक जो हिस्सा था वो थोड़ा सा रेडिकल बन गया, जो जैकोबिन क्लब मेन था। ठीक है, रेडिकल्स बोलते थे, क्या बोलते थे, रेडिकल्स। तो ये रेडिकल्स को कौन लीड कर रहा था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। ठीक है, इसका नाम जैकोबिन क्लब इसलिए पड़ा है क्योंकि जो इनका हेडक्वार्टर था, मेन बिल्डिंग थी, वो कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब। कॉन्वेंट क्या होता है, एक तरह की चर्च की बिल्डिंग होती है। ठीक है, रिलीजियस लाइफ को डेवलप करने के लिए। तो उस हेडक्वार्टर में जो है इनके जो है बिल्डिंग थी रॉबेस्पियर की। ठीक है, और सॉरी जैकोबिन क्लब की, और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ दिस। अब जो जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, अब देखो क्या है, जैकोबिन क्लब क्यों अपने आप में डिफरेंट था, क्योंकि जो इसके मेंबर्स थे, एक तो मोस्टली देवर, ये लोग गरीब लोग थे। ठीक है, देवर लाइक जो बहुत ही जो है लोअर लेवल पे जो लोग काम में, जैसे कि शॉप कीपर्स होंगे यहाँ पे, ठीक, शू मेकर्स, ठीक है, कुक, लेबर, ठीक है, प्रिंटर, छापने का काम करने वाले, जो भी जो है निचले लेवल का जो है काम करने वाले लोग थे, ये लोग क्या थे, ये जैकोबिन क्लब के मेंबर बने। अच्छा, इस वक्त तक फ्रांस में क्या था, आप लोगों ने एक पैंट्स देखी होंगी जो आजकल हॉर्स राइडर वाले पैंट अक्सर नीज पे थोड़ी सी टाइट होती है। ठीक है, उनको बोलते हैं ब्रीचेस। क्या बोलते हैं, ब्रीचेस। ठीक, तो ये जो ब्रीचेस थी ना, उस वक्त तक फ्रांस में, मैं क्यों बता रहा हूँ समझाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, जो ब्रीचेस थी, दे वर वॉर्न बाय द हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक, ब्रीच पैंट्स जो होते थे, ट्राउजर्स जो थे, वो हायर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उसको क्या करते थे, पहनते थे। अब जो निचले लेवल पे काम करने वाले होते थे, वो क्या करते थे, वो तो सिंपल पैंट्स पहनते थे। ठीक, तो जैकोबिन क्लब ने क्या किया, अपनी एक ड्रेस डिसाइड करी।
ठीक है। इनकी ये ड्रेस इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये ड्रेस आगे चल के फ्रांस में जो है बड़ी इंपॉर्टेंट जो है इसने रोल प्ले किया। ड्रेस कैसी थी? ड्रेस जो थी वो थी कॉमन पीपल की। इनको बोलते थे सैन क्लाउड्स। क्या बोलते थे इनको? सैन क्लाउड्स। सैन क्लाउड्स का जो है सिंपल अगर हम, ठीक है, तो ये आपकी बुक में भी इसको दिया हुआ है सैन क्लाउड्स के बारे में कि दैट हु वर सैन क्लाउड्स। ठीक, तो जो सैन क्लाउड्स थे ये आम लोग थे। ठीक है, सैन क्लाउड्स का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, इसका लिटरल जो फ्रेंच वर्ड है इसका लिटरल मीनिंग होता है कि वन विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस मतलब जो कि हायर सोसाइटी द्वारा पहने जाने वाली जो पैंट्स थी उनको नहीं पहनते थे, नी ब्रीचेस। क्योंकि इस कपड़े को माना जाता है कि भाई कपड़े से भी डिसाइड होता है रॉयल्टी कौन थी कौन नहीं थी। ठीक है, बहुत सारे इसमें नी ब्रीचेस के ऑप्शन हैं। लेट मी सी, अगर हमारे पास कोई है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह की ड्रेस होती थी। यस, वी हैव वन ड्रेस। जैसा कि इसमें देखोगे आप, ओके, ये देख रहे हैं ना अभी इस वाले, ये अरिस्टोक्रेट्स है, इन्होंने जो पैंट्स पहनी हुई है यहाँ तक ये घुटने तक जो है जॉइंट होती है, उसके बाद नीचे से इसमें सॉक्स की तरह होते थे। ठीक, इनको बोलते थे नी ब्रीचेस। आ रही बात समझ में? तो नी ब्रीचेस जो है ये कौन पहनते थे? ये पहनते थे जो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती थी, वो इस नी ब्रीचेस को पहनती थी। तो इन्होंने क्या शुरू किया, इन्होंने कहा भाई हम इस तरह के स्ट्राइप्ड पैंट्स पहनेंगे। ये देख रहे हैं स्ट्राइप वाली पैंट, ये और ये वीमेन स्ट्राइप्ड स्कर्ट। ये जो कपड़े थे ना, डॉक वर्कर्स जो मजदूर होते थे वो पहनते थे फ्रांस में। ठीक है, और इन एडिशन जो मैन थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक रेड कैप पहननी शुरू करी। रेड कैप वॉज अ सिंबल ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, लाल जो है रेवोल्यूशन का सिंबल था। तो क्या हुआ कि जो सैन क्लाउड्स कॉमन पीपल थे ये लोग किस मेंबर बने? किसके मेंबर बने? जैकोबिन के मेंबर बने, यानी कि जो डेली शॉपकीपर काम करने वाले थे। और इन्होंने एक स्पेसिफिक तरह की ड्रेस पहनी विद स्ट्राइप्ड पैंट्स। ठीक है, स्ट्राइप्ड पैंट्स एंड स्कर्ट्स इन्होंने पहनना शुरू कर दिया। ठीक है, ये लोगों का जैकोबिन क्लब का इन्फ्लुएंस बड़ी तेज़ी से बढ़ा, बहुत ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई जैसे जैसे फ्रांस रेवोल्यूशनरी वॉर में लगा रहा, उसके ऊपर इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता रहा, गरीब लोगों की ज़िंदगी की मुश्किल होती रही, और इसमें जैकोबिन क्लब्स ने ये आइडिया फैलाना शुरू कर दिया कि भाई रेवोल्यूशन को अगर हमें लिटरली में एक कंप्लीट बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेवोल्यूशन को और आगे ले जाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सैन क्लाउड्स जो है समझ को ये इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है कभी कभी। तो इसका मतलब लिटरल मीनिंग होता है वन विदाउट नी ब्रीचेस, जिस व्यक्ति ने नी ब्रीचेस ना पहने हो। तो ऐसे कपल्स धीरे धीरे फ्रांस में जो ऐसे लोग दिखने लगे, ऐसे महिलाएं पुरुष इनके नंबर्स बढ़ने लग गए जो कि जैकोबिन क्लब को क्या करते थे, फॉलो करते थे, इस तरह की कॉमन ड्रेस पहनते थे। ओके, अब क्या हुआ कि 1792 आते आते फ्रांस में सिचुएशन ख़राब होने लगी। ठीक है, बहुत जल्दी धीरे धीरे जब 1791 में तो वॉर स्टार्ट हुआ, सिचुएशन ख़राब होती गई। 1792 जब आया तो 1792 में क्या हुआ कि फ्रांस में जैकोबिन क्लब का इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। ठीक, जैकोबिन क्लब का इन्फ्लुएंस इतना बढ़ गया कि जैकोबिन क्लब ने फाइनल डिक्लेयर कर दिया कि वो भाई फ्रांस में किसी तरीके से जो मोनार्कीज़ है उसको क्या करेगा, उसको रहने नहीं देगा। ठीक है, तो जो जैकोबिन्स थे इन्होंने रिपब्लिकन सोल्जर्स के साथ में, रिपब्लिकन सोल्जर्स क्या थे, अब फ्रांस में दो गुट बन गए थे। ठीक है, एक तो थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के सपोर्ट वाले, एक थे प्योर डेमोक्रेसी रिपब्लिक के सपोर्ट वाले। तो इनको क्या बोलते थे, रिपब्लिकन। तो जैकोबिन एंड रिपब्लिकन जो सोल्जर्स थे इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने अटैक किया। कहाँ अटैक किया? पैलेस ऑफ ट्वेलरीज पे। ट्वेलरीज क्या था? ये ट्वेलरीज वो पैलेस था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है 10 अगस्त 1792 की। जो पैलेस ऑफ ट्यूलरीज था, पैलेस ऑफ ट्यूलरीज वॉज एक्चुअली द प्लेस वेयर द लुई 16 वॉज लिविंग एट दैट टाइम। पैलेस ऑफ ट्यूलरीज में क्या था, लुई 16 रह रहा था। आई बात समझ में? उसकी और उसकी पूरी फैमिली जो है वहीं पे रहती थी। अब जिस वक्त फ्रांस में 1792 में अगस्त का जब टाइम था तो उस वक्त तो फ्रांस में बड़ी बुरी इकोनॉमिक कंडीशन थी, लोगों के पास खाने को नहीं था, पीने को नहीं था। ठीक है, इन लोगों की कंडीशन ख़राब होती गई और लोगों में कहीं ना कहीं रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फैल गए थे। तो जैकोबिन्स ने क्या किया, एक इंसरेक्शन प्लान किया। इंसरेक्शनरी क्या होता है कि मतलब जो है जाकर के सीधे सीधे विरोध का प्रदर्शन करने की इन्होंने बात करी कि हम वहाँ जाकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे किंग के सामने। ठीक, जब ये ट्वेलरीज में गए तो ये इंसरेक्शन जो प्रोटेस्ट था वायलेंट हो गया। ठीक है, डेट क्या थी, अगस्त 10 1792। वायलेंट होने के चलते इनके इसमें लड़ाई हुई। ठीक, और इनका जो मेन एजेंडा क्या था, दे वांट टू डिपोज द किंग एंड अबॉलिश द मोनार्की। भाई पूरी तरह से मोनार्की क्या करनी है, ख़त्म करनी है।
ठीक। और इस अटैक के पीछे मेजर रीजन क्या था? पुअर इकोनॉमिक कंडीशन, फॉरेन एग्रेशन एंड फियर ऑफ फॉरेन इन्वेजन। देखो एक तरीके से ये भी जो है बात फ्रांस के लोगों में डर कर रही थी कि भाई ये राजा जो है ये प्रशिया और ऑस्ट्रिया के राजाओं से बात कर रहा है ताकि वो उसको मिलिट्री एड दे सके, ये फिर से फ्रांस में अपनी मोनार्की स्टैब्लिश कर सके। तो हो सकता है आने वाले टाइम में प्रशिया और ऑस्ट्रिया हम पे क्या कर दे और अटैक कर दे, ब्रिटेन हम पे अटैक कर दे। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये जो है, और कई बार ये आते थे कि जब जब अगर कोई गवर्नमेंट है, नेशनल असेंबली है, वो कोई काम करने की कोशिश करे जनता की भलाई का, तो किंग क्या करता है? उसको वीटो पावर यूज करके उस काम को नहीं होने देता है। और इस तरह की एक र्यूमर भी चल रहे थे, अफवाह भी उड़ रही थी कि जो ये राजा है ये पेरिस से भागने की तैयारी में है। तो इन सब वजहों से कि भाई पुअर इकोनॉमिक कंडीशन से, फॉरेन एग्रेशन से, फियर ऑफ फॉरेन इन्वेजन से, किंग की जो वीटो पावर थी उससे, और इस र्यूमर से कि जो है अटेम्प्ट पेरिस से भागने होंगे, इसके चलते लोग में गुस्सा था। और ये गुस्सा फाइनली कब फूटा? 10 अगस्त 1792, 10 अगस्त 1792 को, जब लोगों ने क्या कर दिया, जैकोबिन्स और रिपब्लिकन जो सोल्जर्स थे इनकी लीडरशिप में अटैक कर दिया उस महल पे जहाँ पे राजा रहता था, टुइलेरीज पे। ठीक है, 9 अगस्त से अटैक शुरू हो गया। इन्होंने पेरिस कम्यून, जो कि पेरिस का एरिया था, उस पूरे पेरिस में क्या कर दिया, इन्होंने कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया अपना, और 10 अगस्त को इन लोगों ने कर दिया। अब थे सोल्जर्स से मतलब राजा की आर्मी नहीं थी। ठीक है, सोल्जर्स दो तरह से हैं, यहाँ बात हो रही है सोल्जर्स, रिपब्लिकन सोल्जर्स की, और सिविलियंस ये मार्च करते हुए गए टुइलेरीज पे। ठीक है, अब जो किंग था, किंग तो वहाँ से भाग गया, और वो कहाँ चला गया? लेजिस्लेटिव असेंबली, नेशनल असेंबली की जो बिल्डिंग थी वहाँ जाकर फंस गया। लेकिन जो है उसकी वाइफ और बच्चे जो है वहीं पे रह गए थे। ठीक है, द अटैकर्स इन्वेडेड द टुइलेरीज एंड स्वाल्टर्ड मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स हियर। जो राजा के जो वहाँ पर रॉयल गार्ड्स थी, रॉयल आर्मी थी, उस पर अटैक कर दिया, लोगों के बीच वॉयलेंट हो गया और उनमें से ज़्यादातर लोगों को मार दिया गया। ठीक, इस अटैक से क्या हुआ कि सीधे सीधे नेशनल असेंबली पे प्रेशर आ गया कि भाई किसी तरीके से आप मोनार्की को क्या करो, बंद करो। अरे बात सुन में, मोनार्की हर हाल में क्या हो जानी चाहिए? बंद होना जानी चाहिए। वी डोंट नीड मोनार्की एनी मोर। ठीक, तो इस आफ्टर मैथ क्या हुआ अटैक का कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि नेशनल असेंबली थी, उसने किंग को पूरी तरह सस्पेंड कर दिया, मोनार्की को ख़त्म कर दिया। ठीक है, और जितने भी फ्यूडल ड्यूज थे ख़त्म कर दिए, और खुद अपना भी डिसोल्यूशन कर लिया। अब क्या हुआ, फ्रांस में जो नेशनल असेंबली थी उसमें जैकोबिन्स ज़्यादा पावर में आ गए थे। ठीक है, देवर कंट्रोलिंग नेशनल असेंबली। तो अब ये माना गया कि भाई जो नेशनल असेंबली है ये भी राजा को फेवर कर रही है, इस नेशनल असेंबली को बंद करने की ज़रूरत है। तो नेशनल असेंबली को खुद ही डिसोल्यूट कर दिया गया, और ये कहा गया कि हम इलेक्शन रखेंगे, और इलेक्शन से एक नया नेशनल कन्वेंशन बनेगा जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को फ्रांस में ख़त्म करके क्या कर देगा, पूरी तरह से रिपब्लिक स्टैब्लिश करेगा। ठीक है, दैट कम्स द नेक्स्ट डेट वॉज नेशनल कन्वेंशन। ठीक, तो फ्रांस में नेशनल असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली का दौर कब खत्म हो गया? 10 अगस्त 1972 को जो है क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक, उसके बाद नेशनल कन्वेंशन आया। नेशनल कन्वेंशन अब नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं रही है अब। ठीक है, नेशनल असेंबली काम नहीं कर रही है, अब कौन काम कर रहा है? नेशनल कन्वेंशन। और ये नेशनल कन्वेंशन में कौन लीड कर रहे हैं? जैकोबिन लीड कर रहे हैं। तो इट वॉज अ रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस बिटवीन द अबोलिशन ऑफ मोनार्की इन सितंबर 1792 एंड द क्रिएशन ऑफ डायरेक्टरी टू नवंबर 1795। 1792 से लेकर के 1795 के बीच में ये फ्रांस की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट रही। ठीक, इसने क्या किया? सबसे पहले तो ये था कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें आपको याद है, अगर लास्ट टाइम मैंने बताया था कि वोटिंग देने, कौन वोट दे सकता था? जिसके जो 25 ईयर्स से ऊपर का मेल हो और साथ में क्या करता हो, जो है 3 दिन के वेजेस के इक्विवेलेंट पैसा देता हो। लेकिन जब ये नेशनल असेंबली को बंद करके नेशनल कन्वेंशन कहा गया और कहा गया इसके इलेक्शन होगा, तो इसमें चेंज कर दिया गया। चेंज क्या किया गया कि जो भी मेल्स हैं 21 साल से ऊपर के, चाहे वो एम्प्लॉयड हो, इनकम हो, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं वो कितना ही पैसा कमाते हो, बस उनके पास अगर किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट है, वो 1 रुपया भी अगर कमाते हैं तो उनको वोटिंग देने का राइट होगा। सबसे पहले तो वोटिंग राइट चेंज कर दिया। जो शर्त थी कि 3 दिन के बराबर जो है पैसा इनकम टैक्स के तौर पर देता हो, वो चीज़ क्या कर दी, वो शर्त हटा दी। केवल उसको एम्प्लॉयड होना चाहिए था, अनएम्प्लॉयड आदमी वोट नहीं दे सकता था। ठीक है, अनएम्प्लॉयड है, भले वो कितना ही 1 ही रुपया क्यों ना कमा रहा है, 1 ही लीवर क्यों ना कमा रहा है, और उसकी एज क्या कर दी, 25 से घटाई कितनी कर दी, 21 एज कर दी। ठीक है, उसके बाद 749 डेप्यूटीज ऑफ द कन्वेंशन वर कंपोज्ड ऑफ रेडिकल जैकोबिन। जितने भी जो ये रेडिकल मेंबर चुन के आए थे, इसमें मेजोरिटी किसकी थी, जैकोबिन्स की थी। ठीक है, 749 मेंबर में थे, ये आज पे ज़्यादा मतलब का नहीं है। फोर्थ, उसके कुछ टाइम बाद जो है कन्वेंशन ने क्या किया, जब कन्वेंशन चुन के आ गया, सबसे पहला काम उसने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को ख़त्म कर दिया, और उसको और फ्रांस को क्या बना दिया, एक रिपब्लिक बना दिया। ठीक है, रेवोल्यूशनरी वॉर को मैनेज किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो किंग लुई था उसको क्या कर दिया, उसको जो है एक्सिक्यूट कर दिया, मृत्यु दंड दे दिया गया। ठीक है,
अब जो ये किंग का एक्सिक्यूशन था, इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई कि इनके आपस में जो है नेशनल कन्वेंशन में भी जैकोबिन और अदर ग्रुप था, इसको बोलते हैं गिरोंडिस एंड मॉन्टेगनर डेप्यूटीज, इनकी लड़ाई हो गई। ये हम अगले चैप्टर में इसको कवर करेंगे। तो आज हमें सिर्फ ये चीज़ देंगे। तो फ्रांस क्या हुआ कि नेशनल कन्वेंशन ने, यानी कि जो ये अटैक ऑन टुलेरीज था, सबसे पहले तो क्या हुआ, इसको एक बार रिपीट कर लो अच्छे तरीके से, कि जैकोबिन क्लब्स मेंबर पॉलिटिकल क्लब्स आने लगे, ठीक है। इसमें जैकोबिन क्लब का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। इन्फ्लुएंस बढ़ने के बाद क्या हुआ, 1792 में फ्रांस का जो महल था टुलेरीज महल, जिसमें किंग लुई रहता था, वहाँ पर अटैक हुआ। इस अटैक के बाद नेशनल असेंबली जो थी उसको ख़त्म कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को भी ख़त्म कर दिया गया, और एक नई तरह की गवर्नमेंट आई जो कि एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी। उसका नाम क्या दिया गया, नेशनल कन्वेंशन दिया। नेशनल कन्वेंशन ने सबसे पहले क्या किया, फ्रांस में वोटिंग सिस्टम को चेंज किया, 25 की जगह 21 ईयर्स एज कर दी, लेकिन अभी भी सिर्फ मेल मेंबर्स ही वोट दे सकते हैं, ओनली 21 ईयर्स एज के मेल, और दे मस्ट बी एम्प्लॉयड। किसी ज़रूरी नहीं कितना कमाते हो कितना टैक्स देते हो उसमें मतलब नहीं है, बट वो एम्प्लॉय होने चाहिए, ठीक है। तो 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया, दे बिकम्स द रिपब्लिक, ओके। मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, अब आता है एक्सिक्यूशन ऑफ लुई 16 एंड क्वीन एंटोनेट, ठीक। जब फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया सितंबर 1792 में, उसके बाद लुई 16 पे मुकदमा चलाया गया, ठीक है। 33 चार्जेस उसके ऊपर लगाए गए थे, ठीक, जिसमें मोस्टली ट्रीजन, इनकैपेसिटी और कई तरह के चार्जेस, देश के साथ गद्दारी, कई तरह के चार्जेस उसके ऊपर जो है, रेवोल्यूशन के साथ गद्दारी, कई तरह के चार्जेस लुई 16 के ऊपर लगाए गए। और 21 जनवरी 1793 को, दिस इज अ पोर्ट्रे ऑफ दैट इवेंट, प्लेस डे कैनकोड, एक जो जगह है फ्रांस के बीचों बीच में, यहाँ पे एक मशीन होती थी गुलेटिन, ठीक है। गुलेटिन भी पूछा था क्या है, तो गुलेटिन मशीन थी एक तरीके की, इसको जिसने बनाया था उसका नाम मिस्टर गुलेटिन था, उनके नाम पे पड़ा है, ठीक है। ऐसे ब्लेड होता था इसमें, उसको गिराया था तो गर्दन कट जाती थी, आई बात समझ में। तो 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को एक्सिक्यूट कर दिया गया। उससे कुछ दिन के बाद ही, कुछ टाइम के बाद ही, मैरी एंटोनेट जो उसकी वाइफ थी उसको भी एक्सिक्यूट कर दिया गया। तो इस तरह से फ्रांस में रेवोल्यूशन का लास्ट फेज़ क्या हुआ, मतलब कंप्लीट, थर्ड फेज़ कंप्लीट हो गया, ठीक। तो हम ये समझ गए कि फ्रांस पहले बना 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद फ्रांस जो है रशिया और ऑस्ट्रिया के साथ रेवोल्यूशनरी वॉर में उलझ गया। उससे फ्रांस में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई। इकोनॉमिक क्राइसिस से रेवोल्यूशन को और आगे तक ले जाने का एजेंडा जो है बढ़ा, ठीक है। उस एजेंडा को बढ़ने के फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब्स इस्टेब्लिश हुए, जिसमें जैकोबिन इंपॉर्टेंट थे। जैकोबिन्स ने कहा कि भाई जो रेवोल्यूशन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह क्या होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। इसको लेकर के धीरे धीरे सेंटीमेंट्स बढ़ते गए। जब सेंटीमेंट्स बढ़ गए तो अटैक ऑन पैलेस ऑफ टुलेरीज हुआ 10 अगस्त 1792 को। इस अटैक के बाद नेशनल असेंबली जो कि 1791 में जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको बंद कर दिया गया। उसकी जगह क्या इस्टेब्लिश हुआ, नेशनल कन्वेंशन इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन ने सबसे पहले ये किया, वोटिंग सिस्टम को चेंज किया, 21 ईयर्स ओल्ड एज कर दी सारे मेल मेंबर्स के लिए जो कि एम्प्लॉयड हैं, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया 21 सितंबर 1792 को। और इसके बाद 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को क्या कर दिया गया, एक्सिक्यूट कर दिया गया। इसी के साथ बर्बन डायनेस्टी का पहला जो किंग पहला ऐसा किंग बना जिसको जो है पब्लिक ने क्या कर दिया, मृत्युदंड दिया था। लेकिन फ्रांस के रेवोल्यूशन यहीं पे नहीं रुकी। इसके बाद जो फेज स्टार्ट हुआ उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को और आगे तक ले गया, और इस सब धीरे धीरे रेवोल्यूशन के फेल होने का फेज आने लगा। जैकोबिन ने रीन ऑफ टेरर किया। तो टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दैट, ठीक है। इसके नोट्स बनाओ बड़े अच्छे से। सो हैव अ नाइस डे।